सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 4 है। अमरूद पढ़ेंगे आज, जिसको हम गुआवा बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है सीडियम गुजावा। इसको उष्ण फलों का राजा भी कहा जाता है, एप्पल ऑफ ट्रॉपिकल के नाम से भी जाना जाता है। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि आपको बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको टर्म्स बताई जाएगी। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट पूरी क्लास अटेंड करिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे और बिल्कुल आपको सब समझ में आएगा। तो बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है, अमरूद का वानस्पतिक नाम क्या है? बोटेनिकल नेम ऑफ गुआवा पूछा गया है। यहाँ पर अमरूद का वानस्पतिक नाम, बोटेनिकल नेम ऑफ गुआवा बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है हमारा सीडियम गुजावा, ऑप्शन नंबर बी है मेंजीफेरा इंडिका, ऑप्शन नंबर सी है कैरिका पपाया और ऑप्शन नंबर डी है हमारा वाइटिस विनिफेरा। बताना है आपको अमरूद यानी गुआवा का बोटेनिकल नेम बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए क्या होगा इसका जवाब। जिसने ए जवाब दिया है सीडियम गुजावा बिल्कुल सही जवाब है। जो अमरूद का वानस्पतिक नाम होता है या बोटेनिकल नेम होता है वो होता है सीडियम गुजावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमरूद किस कुल का पादप है? फैमिली ऑफ बताइए जल्दी से, फैमिली बतानी है आपको। गुआवा की फैमिली बतानी है, पामी, रेमेनेसी, मिर्टेसी या फिर कैरिकेसी। बताइए जल्दी से, फैमिली बतानी है, इसका कुल, अमरूद का कुल बताना है। ए बी सी डी। जिसने मिर्टेसी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो अमरूद का कुल है या फैमिली है वो कौन सा कुल है? मिर्टेसी कुल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, अमरूद के फल का प्रकार, टाइप ऑफ गुआवा, फ्रूट टाइप ऑफ गुआवा बताना है आपको। फ्रूट टाइप ऑफ गुआवा, ऑप्शन नंबर ए है हमारा सरस, बी है हेस्पेरिडियम, सी है अस्टिल और डी है हमारा एरिल। बताइए जल्दी से, अमरूद के फल का प्रकार या फ्रूट टाइप ऑफ गुआवा एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक क्लास में आपको अमरूद से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और ये 40 मिनट की क्लास आपके इस टॉपिक के सारे फंडे और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी। तो प्लीज़ क्लास को पूरा अटेंड करिएगा, पूरा अटेंड करोगे तभी आपके फंडे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आप आधा देखोगे, बीच में देख के चले जाओगे, दैट मीन्स फिर आपका सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा। इसलिए जो न्यू स्टूडेंट है प्लीज़ पूरी अटेंड करिएगा। जिसने इसका जवाब दिया है अमरूद के फल का प्रकार, जिसने इसका जवाब दिया है सरस, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए, इस सरस को हम इंग्लिश में बेरी बोलते हैं। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इसको बेरी बोला जाता है, BERRY, बेरी बोला जाता है इंग्लिश में। तो फ्रूट टाइप क्या हो जाएगा? फ्रूट टाइप हो जाएगा बेरी। अमरूद के फल का प्रकार क्या हो जाएगा? सरस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। अगला सवाल है, अमरूद का उत्पत्ति स्थान है। अमरूद का उत्पत्ति स्थान पूछा है, यहाँ पर गुआवा का ओरिजिन प्लेस पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा पेरू, बी है जापान, सी है चीन और डी है हमारा भारत। ओरिजिन प्लेस का मतलब वो होता है, या उत्पत्ति स्थान का मतलब वो होता है जहां पर सबसे पहले उस प्लांट को, उस क्रॉप को नोटिस किया जाता है। तो सबसे पहले अमरूद को कहां पर नोटिस किया गया था या कहां पर देखा गया था? ओरिजिन प्लेस वो स्थान होता है। बताइए जल्दी से, पेरू, जापान, चीन या फिर भारत। देखिए, जिसने इसका नाम बताया है पेरू, बिल्कुल सही जवाब है। जो पेरू है वो कहाँ पर है? पेरू दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में है। अगर आपके पेरू नहीं आता है तो दक्षिणी अमेरिका वहाँ पर आ जाता है, तो दक्षिणी अमेरिका भी सही माना जाएगा। दक्षिणी अमेरिका को इंग्लिश में बोला जाता है साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका आ जाता है, दक्षिणी अमेरिका आ जाता है या फिर पेरू आ जाता है। तो तीनों ही एक ही जगह के नाम हैं। आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में ही मैं एक्सप्लेन करूँगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। और जो JCP है, JCP जानते हो ना आप सब, JCP वो किसने मिलकर बनाई थी? JCP जापान, चीन और भारत ने मिलकर बनाई थी। इट इज ए बैड जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमरूद में किस तत्व की अधिकता होती है? बताइए जल्दी से, अमरूद में किस तत्व की अधिकता होती है? विच एलिमेंट फाउंड इन गुआवा? बताइए जल्दी से, पेक्टिन, वसा, विटामिन या फिर कोई नहीं। बताइए जल्दी से, अमरूद में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है? विच एलिमेंट फाउंड इन गुआवा? बताइए जल्दी से, पेक्टिन, वसा, विटामिन, कोई नहीं। जिसने पेक्टिन जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। अमरूद में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है? अमरूद में पाया जाता है पेक्टिन। पेक्टिन क्या होता है? एक विशेष प्रकार का फल तत्व होता है या फ्रूट एलिमेंट होता है। जैसे हमारे दूसरे तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन होते हैं, उसी प्रकार का एक तत्व पाया जाता है, फ्रूट एलिमेंट होता है जो फलों के अंदर पाया जाता है। और ये
किस में मदद करता है, ये जेली बनाने में मदद करता है। तो पेक्टिन को हिंदी में भी पेक्टिन, इंग्लिश में भी पेक्टिन ही बोला जाता है और ये जेली बनाने के लिए सबसे मुख्य आवश्यक पोषक तत्व है। आवश्यक तत्व है, पोषक तत्व नहीं, आवश्यक तत्व है। तो अगर आपको पूछ ले कि जेली बनाने के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट या सबसे ज़्यादा आवश्यकता किस एलिमेंट या किस तत्व की होती है, तो सबसे पहले हमें कौन सा फल चाहिए जिसमें पेक्टिन प्रचुर मात्रा में हो। तो सबसे अच्छी जेली किसकी बनाई जाएगी, अमरूद की बनाई जाएगी, क्योंकि अमरूद में क्या होता है, सबसे अच्छी मात्रा में पेक्टिन पाया जाता है। क्वेश्चन आता है, ये बार बार पूछा जाता है कि सबसे अच्छी जेली किसकी बनाई जाती है। वो आपको अमरूद भी देगा, वो आपको पपीता भी देगा, वो आपको सेब भी देगा और वो आपको ऑप्शन में नेक्स्ट ऑप्शन जो देगा वो मैंगो देगा। तो ध्यान रखना है आपको, जो अमरूद जेली बनानी है वो हमेशा पेक्टिन की ही बनानी है, पेक्टिन युक्त फल की ही बनानी है और वो कौन सा होगा, अमरूद होगा। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे सारे के सारे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, नेक्स्ट है हमारा अमरूद का खाने वाला भाग क्या है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है बिल्कुल उनको मैं इंग्लिश में भी समझाऊंगा, बने रहिए आप हमारे साथ। अमरूद का खाने वाला भाग है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा पेरिकार्प, बी है थैलेमस, सी है हमारा ए और बी दोनों और डी है हमारा कोई नहीं। तो अमरूद का खाने वाला भाग का मतलब होता है कि ईडिबल पार्ट पूछा है। ईडिबल पार्ट जो होता है फ्रूट का, जैसे कोई फ्रूट होता है उसका ईडिबल पार्ट होता है उसका मीजोकार्प। जैसे मैंगो है तो मैंगो का जो एडिबल पार्ट है वो कौन सा है, मीजोकार्प है। कैसे, देखिए एक फल होता है, उसके ऊपर सबसे ऊपर क्या रहता है, फल के ऊपर सबसे ऊपर रहता है छिलका। चाहे कोई सा भी फल लो आप, उसके ऊपर छिलका मिलेगा ही मिलेगा। वो छिलका क्या करता है, वो छिलका उसके अंदर का जो भाग है उसको सुरक्षित रखने का कार्य करता है और वो फल की अपेक्षा थोड़ा क्या होता है, फल की अपेक्षा फल का जो अंदर का भाग होता है उसकी अपेक्षा क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है और थोड़ा सा अलग होता है। तो हर फल पे क्या पाया जाता है, सब फल पे पाया जाता है एक विशेष प्रकार का छिलका। लेकिन कुछ फल का छिलका इतना हार्ड होता है कि हम उसको खाते नहीं है और उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, और कुछ फल का छिलका इतना टफ, इतना इजी होता है या इतना सॉफ्ट होता है कि हम उसको छिलके के साथ ही खाते हैं। जैसे अमरूद है, उसको छिलके के साथ ही खाया जाता है। कोई छील के खाता है, कोई बिना छिले भी खा सकता है। कोई एप्पल को छील के खाता है, कोई बिना छिले भी खा सकता है। लेकिन केला है, उसको हम छील के खाते हैं। मैंगो है, उसको हम छील के खाते हैं क्योंकि उनका जो छिलका है वो क्या है, हार्ड है। तो जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, जो छिलका होता है, वो उसका पेरिकार्प कहलाता है। क्या कहलाता है, पेरिकार्प कहलाता है। क्या कहलाता है, पेरिकार्प। और इसको इंग्लिश में पेरिकार्प बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको बाह्य फल भित्ति। फल होता है उसकी बाह्य भित्ति, बाहर वाली भित्ति। फिर उसके बाद में थोड़ा सा आप अंदर जाते हो तो अंदर आता है मीजोकार्प, जिसको हम बोलते हैं मध्य फल भित्ति, जो उसके बीच में रहती है सही। फिर उसके थोड़ा सा अंदर आप जाते हो तो बीच में आती है, सही सेंटर में आती है आपकी अंतः फल भित्ति, जिसको हम बोलते हैं एंडोकार्प। जैसे आम ले लो, सबसे ऊपर जो आम का छिलका है वो उसका क्या होगा, वो उसकी बाह्य फल भित्ति होगी, या फिर उसको बोलेंगे हम पेरिकार्प। फिर उसके आप अंदर जाओगे तो वो उसका जो गूदा होता है पीले कलर का, वो उसकी मध्य फल भित्ति होती है, जिसको हम मीजोकार्प के नाम से जानते हैं। फिर उसके अंदर आप जाते हो तो अंदर एक गुठली होती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, एंडोकार्प के नाम से जानते हैं या अंतः फल भित्ति के नाम से जानते हैं। तो फल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब अमरूद का कौन सा भाग खाएंगे हम, अमरूद का आपको पता है, आप पेरिकार्प भी खाते हो, बाहर वाला छिलका भी खाते हो, कोई सीधा खा लेता है कोई छिलका, और उसके अंदर वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, थैलेमस होता है। अंदर वाला भाग जो होता है वो थैलेमस होता है। तो पेरिकार्प और थैलेमस दोनों ही खाते हैं, क्योंकि अमरूद के अंदर थैलेमस अब क्यों खाओगे। अभी आपने कहा कि सर अभी आपने बताया अंतः फल भित्ति, हाँ मैंने अंतः फल भित्ति बताया, लेकिन अमरूद के जो फल का कंपोजिशन होता है उसमें आपने देखा होगा बीज एक जगह नहीं होता। पूरे फल के अंदर जो सेंटर वाला पोर्शन होता है उसमें बीज फैले रहते हैं, इसलिए इसके फल का प्रकार थोड़ा सा अलग रखा गया है और उसको नाम दिया गया है थैलेमस। तो थैलेमस भी खाते हैं और पेरिकार्प भी खाते हैं। अगर अभी भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कमेंट करना, अभी नहीं क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करना, कल फिर से समझा देंगे। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमरूद में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अमरूद के अंदर विटामिन बताना है आपको, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। बताइए अमरूद में कौन सा विटामिन होगा जो सबसे अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा, ए, बी, सी या डी। बताइए जल्दी से। जिसने देखो सी जवाब दिया है, अमरूद के अंदर विटामिन जिसने सी बताया है बिल्कुल सही जवाब है। अमरूद में कौन सा विटामिन पाया जाता है, अमरूद में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। फिर दूसरी बात यह है, अगर आपको अमरूद नहीं दिया है ऑप्शन में, अगर आपको ऑप्शन में आंवला दे रखा है, तो सबसे ज़्यादा जो विटामिन पाया जाएगा वो किस में पाया जाएगा, सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाएगा आंवले में। किस में पाया जाएगा, सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाएगा आंवले में। आंवले का वैज्ञानिक नाम 2 प्रकार से होता है, एक होता है फाइलेंथस एम्बेलिका, एक होता है एम्बेलिका ऑफिसिनेल। इसके कुल की बात करें तो यूफोर्बिएसी होता है। और ये 3 सवाल
ये 3 सवाल बार बार रिपीट होते हैं आंवले से, इसीलिए कह रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से आप जानते हो स्क्रवी रोग होता है। स्क्रवी रोग में क्या होता है, जो हमारे मसूड़े होते हैं दांत के नीचे वाले, वो सूज जाते हैं, कट जाते हैं, फट जाते हैं, उनसे खून आने लगता है और वो ही स्क्रवी रोग कहलाता है। विटामिन सी का अगर दूसरा नाम बताऊँ आपको तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और ये मुख्य रूप से आंवला में और जो बेरी होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उष्ण फलों का राजा या एप्पल ऑफ ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का हिंदी मतलब होता है, देख लीजिए, इंग्लिश में ट्रॉपिकल बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं उष्ण। और फलों का राजा तो आप जानते हो किंग, या एप्पल ऑफ ट्रॉपिकल बताना है आपको किसे कहते हैं। वहां पर देखिए हिंदी मीडियम के विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए वहां पर ऐसे भी लिखा आ सकता है, एप्पल ऑफ ट्रॉपिकल को हिंदी में भी लिख सकते हैं, वो एप्पल ऑफ ट्रॉपिकल लिख दिया हिंदी के अंदर, फिर आप कहोगे सर हमने पढ़ा नहीं। अरे आपको पढ़ाया था लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, इसलिए इंग्लिश वर्ड्स पे भी ध्यान दो, बहुत मदद मिलेगी आगे जाकर, आपको बहुत मदद मिलेगी आगे जाकर, आपको तकलीफ नहीं होगी किसी भी प्रकार की। क्योंकि एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जो MSc का एग्जाम होता है एंट्रेंस टेस्ट, और MSc जो होती है वो पूरी की पूरी इंग्लिश में होती है, हिंदी का एक वर्ड भी नहीं होता। वहाँ पर जब हिंदी भी लिखते हैं तो उसको HINDI लिखना पड़ता है, ठीक है। तो बिल्कुल जब तक आप BSc करोगे तब तक आपको खुद को इतनी इंग्लिश आने लग जाएगी कि आधी इंग्लिश आप खुद बोलने लग जाओगे। तो उष्ण फलों का राजा एप्पल ऑफ ट्रॉपिकल बताना है, आम, अमरूद, केला या फिर खजूर। बताइए जल्दी से, उष्ण फलों का राजा आम, अमरूद, केला या फिर खजूर, क्या होगा इसका जवाब? देखिए जिसने इसका जवाब दिया है अमरूद या ग्वावा, बिल्कुल सही जवाब है। उष्ण फलों का राजा या एप्पल ऑफ ट्रॉपिकल के नाम से किसको जाना जाता है? एप्पल ऑफ ट्रॉपिकल के नाम से अमरूद को जाना जाता है। अगर अमरूद की खेती की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा गुणवत्ता का या सबसे अच्छी गुणवत्ता का अमरूद पैदा होता है, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है उदयपुर में। अगला सवाल देखिए, अमरूद की सबसे प्रसिद्ध किस्म है? द फेमस वेराइटी ऑफ गुआवा। द फेमस वेराइटी ऑफ गुआवा। ऑप्शन नंबर ए है हमारा इलाहाबाद सफेदा, बी है अर्का मृदुला, सी है हमारा ललित, और डी है हमारा सफ़ेद जाम। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं आपको बिल्कुल एक अच्छी चीज़ बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट है जो क्लियर करूंगा, जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है। तो पहले इसका जवाब दीजिए, अगर नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अमरूद की जो सबसे फेमस वैरायटी मानी जाती है वो मानी जाती है इलाहाबाद सफेदा। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसके नीचे दिया गया है एक वर्ड अर्का मृदुला। अब यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि अर्का मृदुला वैरायटी किसकी है, तो आप अर्का मृदुला अगर आपने पढ़ा है तो आप बता दोगे कि अर्का मृदुला इज ए वैरायटी ऑफ गुआवा। लेकिन अगर आपसे सिर्फ मृदुला पूछ लिया जाए, सिर्फ मृदुला, अर्का नहीं लगा, सिर्फ मृदुला पूछ लिया जाए और आपने अर्का मृदुला पढ़ा है और मृदुला आपने नहीं पढ़ा है, तो आप सीधा जवाब क्या दोगे? आप फिर भी जवाब अमरूद ही दोगे। लेकिन वहाँ पर अमरूद नहीं आएगा, वहाँ पर आएगा अनार, पोमग्रेनेट। जो अर्का मृदुला है वो तो अमरूद की है, और जो सिर्फ मृदुला है वो किसकी है? वो है अमरूद की, सॉरी अनार की। ठीक है, अब एक कन्फ्यूजन और होता है थोड़ा सा। अब यहाँ पर ललित है, एक वैरायटी और होती है जिसको बोलते हैं हिसार ललित। अब ललित तो आपको पता है, ललित वैरायटी किसकी है? अमरूद की है। एक दूसरी वैरायटी होती है हिसार ललित। अब हिसार ललित आपसे पूछ ले तो हिसार ललित का जवाब क्या दोगे? टोमेटो की वैरायटी होती है वो। ठीक है, तो वो जब हम टोमेटो पढ़ेंगे वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। आपको तो इतना ध्यान रखना है, अर्का मृदुला अमरूद की है और मृदुला अनार की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। अगला सवाल है हमारा, अमरूद की कौन सी बोनी किस्म है? बोनी किस्म बतानी है आपको, अमरूद की कौन सी होगी बोनी किस्म। ऑप्शन नंबर ए है हमारा श्वेता, ऑप्शन नंबर बी है हमारा अर्का मृदुला, सी है ललित और डी है हमारा सफेद जाम। बोनी किस्म का मतलब पूछा है यहाँ पर द ड्वार्फ वेराइटी ऑफ गुआवा, द ड्वार्फ वेराइटी ऑफ गुआवा। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट समझ में आ रहा है नहीं? ड्वार्फ वेराइटी बतानी है आपको। जिसने जवाब दिया है ड्वार्फ वैरायटी का, जिसने जवाब दिया है ड्वार्फ वैरायटी का, अर्का मृदुला बिल्कुल सही जवाब है। जो अर्का मृदुला है वो कौन सी वैरायटी है? अर्का मृदुला एक ड्वार्फ वैरायटी है या बोनी किस्म है। कौन सी किस्म है? बोनी किस्म है। अब देखिए एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं जो आज क्लास अटेंड कर रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी मैंने सिर्फ बोलना ही स्टार्ट किया इंग्लिश में, अगर थोड़े स्टूडेंट ज़्यादा आएंगे ना तो मैं इंग्लिश में साथ में इंग्लिश की स्लाइड्स ऐड भी करूँगा। उसमें आपको क्वेश्चन जो मिलेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, ऑप्शन जो मिलेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे।
तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, बिल्कुल आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साथ दिखाई देंगे, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश मीडियम। तो प्लीज़ आपको क्या करना है, आपको जैसे ही ये क्लास खत्म हो इसका स्टेटस लगाना है। अगर आप फेसबुक पे हो तो फेसबुक पे इसको शेयर करना, इसके वीडियो के लिंक को शेयर का नीचे ऑप्शन आ रहा होगा वहाँ से शेयर कर देना। और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेना और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में उसको स्टोरी पर जरूर लगाना, ठीक है। इतनी सी आप मेरी मदद करना, मैं आपकी बहुत सारी मदद करूंगा। और दूसरी बात ये है, अभी कितने स्टूडेंट हैं ये भी बताना कि इंग्लिश मीडियम के अभी कितने स्टूडेंट हैं। वो उसके लिए क्या करना है, आपको जैसे ही क्लास खत्म हो आपको कमेंट में टाइप करना है सर आई एम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। मैं देख लूंगा कितने स्टूडेंट है, फिर उस हिसाब से आगे की कार्रवाई कर ली जाएगी। तो अर्का मृदुला की बोनी किस्म बता दी मैंने कौन सी है, अर्का मृदुला है। बाकी सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, सबका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अमरूद की कौन सी द्विप्रयोजनी किस्म है। अब देखिए अमरूद की द्विप्रयोजनी किस्म पूछा है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ड्यूअल पर्पज वेराइटी ऑफ गुआवा। ड्यूअल पर्पज वेराइटी ऑफ गुआवा बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है श्वेता, श्वेता के बाद में दूसरा है अर्का मृदुला, सी है हमारा ललित और डी है सफेद जाम। बताइए जल्दी से, ड्यूअल पर्पस वैरायटी बताना है आपको। ड्यूअल पर्पस वैरायटी का मतलब ये है कि वो वैरायटी या द्विप्रयोजनी नस्ल किस्म का मतलब ये है कि उस किस्म को हम यहाँ आयात के लिए भी रख सकते हैं, या यहाँ घरेलू उपयोग के लिए भी कर सकते हैं, और इसका निर्यात भी किया जाता है, दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो ये भारत में भी बिकती है और दूसरे देशों में भी बिकती है, उसको बोलते हैं ड्यूअल पर्पस या द्विप्रयोजनी किस्म। बतानी है आपको कौन सी होगी। जिसने ललित जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो ललित है वो क्या है, कौन सी किस्म है, वो ड्यूअल पर्पस वैरायटी मानी जाती है या द्विप्रयोजनी मानी जाती है। देखिए जो स्टूडेंट जिनको अभी ये लग रहा है कि सर ये तो मैंने पढ़ाई नहीं, ये तो मैंने पढ़ाई नहीं, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर, आपको घबराना नहीं है। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आपने नहीं पढ़ा, किसी ने भी नहीं पढ़ा, अब आप पढ़ रहे हो, अब आप उनसे आगे आ रहे हो, तो पूरी क्लास अटेंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला है हमारा, अमरूद की कौन सी किस्म का आरसीए फार्म पर अनुसंधान किया जा रहा है। अब जो आरसीए फार्म नहीं जानते वो भी मैं बता दूंगा आपको, चलो पहले बता देता हूँ। आरसीए फार्म का मतलब है, देखो आर का मतलब है राजस्थान, सी का मतलब है कॉलेज, ए का मतलब है एग्रीकल्चर। तो राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ पर है, उदयपुर में है, जिसको बोलते हैं आरसीए। और जो राजस्थान में जेट की तैयारी कर रहे हैं उन सब बच्चों को मैं राजस्थान के सबसे टॉप कॉलेज आरसीए में पहुँचा के रहूँगा, ये मैंने ठान लिया है। बस थोड़ा सा आप अपना पोटेंशियल दिखाइए ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट क्लास दूं, मैं बेस्ट से बेस्ट क्लास दूं, ताकि आप कम से कम एग्रीकल्चर में तो 40 के 40 क्वेश्चन हिट करो। उसके लिए आपको सिर्फ ये करना होगा, कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी, क्लास में रोज आना पड़ेगा, पूरी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। तो आरसी फार्म कहाँ पर है, उदयपुर में है। आरसी जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज है, उसके अंदर फार्म है, वहाँ पर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। वो कौन सी किस्म पे किया जा रहा है बताइए जल्दी से, हरिजा, अर्का मृदुला, ललित और श्वेता और सफेद जाम। बताइए आरसीए फार्म पर अनुसंधान किस में किया जा रहा है, बताइए जल्दी से। रिसर्च आरसीए पर किस वैरायटी का रिसर्च किया जा रहा है, हरिजा, अर्का मृदुला, ललित, श्वेता, सफेद जाम। बताइए कौन सी वैरायटी होगी। जिसने सी जवाब दिया है ललित और श्वेता, बिल्कुल सही जवाब है। जो ललित और श्वेता है, ललित और श्वेता है, वो क्या है, आरसीए फार्म पर उन पर रिसर्च या अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। अब इन वेराइटीज़ को और डेवलप किया जाएगा और इनकी और इससे भी ज़्यादा अच्छी बेस्ट क्वालिटी बनाई जाएगी। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान में सबसे ज़्यादा अमरूद कहाँ होता है, तो आपको उदयपुर सही करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला सवाल है हमारा, अमरूद की कौन सी किस्म लाल गुदा वाली होती है। अब देखिए अमरूद में जो गुदा होता है वो 3 प्रकार का होता है, समझ लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला होता है सफ़ेद, आप सब लोग जानते हो। एक होता है हल्का गुलाबी और एक होता है हल्का लाल। 3 प्रकार के होते हैं, गाढ़ा लाल नहीं होता ना गाढ़ा गुलाबी होता है। कलर का डिफरेंस वेरिएशन थोड़ा सा ही होता है, थोड़ा सा वेरिएशन ही होता है। तो एक वाइट होता है, एक लाइट पिंक होता है, एक लाइट रेड होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पूछा है कि अमरूद की कौन सी किस्म का गुदा लाल कलर का है, सरदार का है, हफ्सी का है, कोहिर जाम का है या फिर सफ़ेद जाम का है। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। लाल गुदा बताना है आपको। फिर एक छोटी सी चीज़ और बताऊंगा आपको, जल्दी से बताइए। रेड कलर पल्प गुदा या पल्प बोल सकते हैं उसको, रेड कलर पल्प गुआवा, रेड कलर पल्प गुआवा वेराइटी। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, रेड कलर पल्प गुआवा वेराइटी क्या हो जाएगा इसका जवाब, हफ्सी। जिसने इसका जवाब हफ्सी दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो हफ्सी वैरायटी है उसका जो पल्प होता है या गूदा होता है अंदर का, वो किस कलर का होता है, वो रेड कलर का होता है। अब एक इससे जुड़ी बात और सुन लीजिए, देखिए यहाँ पर क्या है, हफ्सी लिखा हुआ है, हफ्सी लिखा हुआ है। अब हफ्सी की जगह वहाँ पर हाफूस आ गया, क्या आ गया,
हाफूस आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे हफ्सी था या हाफूस था। तो देखिए हफ्सी जो वैरायटी है, हफ्सी वैरायटी तो है अमरूद की। अगर आपसे हाफूस पूछ ले तो हाफूस वैरायटी किसकी है? मैंगो की है। हाफूस किसकी है? मैंगो की है। और हाफूस का दूसरा नाम क्या है? बादामी है। और हाफूस, बादामी और अल्फांसो तीनों एक ही वैरायटी के नाम है, एक ही वैरायटी के नाम है तीनों, हाफूस, बादामी और अल्फांसो। और ये ही विश्व की सबसे अच्छी आम की किस्म मानी जाती है। विश्व की अगर आपसे पूछ ले बेस्ट क्वालिटी मैंगो वैरायटी इज, सबसे अच्छी आम की किस्म कौन सी है, तो अल्फांसो है। और 95% जो अल्फांसो है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, बाहर के देशों में भेज दिया जाता है, क्योंकि बहुत महंगा होता है और बहुत ही टेस्ट होता है उसमें, इसीलिए बाहर भेज दिया जाता है। और उसकी नकली वैरायटी आपको यहाँ पर इंडिया में खिलाई जाती है, जो थैलों पर 40-40 रुपए की मिलती है। तो अब अगर आपको कोई पूछे कि ये देखो असली बादामी या असली हाफूस, तो थोड़ा बच के रहना। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बिल्कुल। हफ्सी क्या हो जाएगा? अमरूद हो जाएगा, और हाफूस हो जाएगा हमारा मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमरूद की कौन सी किस्म संकर है? संकर का मतलब हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड मतलब ए और बी जो माता पिता के लक्षण होते हैं, जनक ए और जनक बी, यानी पेरेंट ए और पेरेंट बी को क्रॉस करवाया जाता है, तो जो सी निकलता है वो उसकी संतति होती है या उसकी संतान बोलते हैं उसको। तो बताइए जल्दी से, अमरूद की कौन सी किस्म संकर है? हाइब्रिड वैरायटी बतानी है आपको, हाइब्रिड वैरायटी। सफ़ेद जाम, कोहिर जाम, या ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है हमारा कोई नहीं। बताइए जल्दी से, अमरूद की कौन सी वैरायटी हाइब्रिड होगी? कोहिर जाम, सफ़ेद जाम, ए और बी दोनों, या फिर डी कोई नहीं। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला, ए और बी दोनों, बिल्कुल सही जवाब है। जो कोहिर जाम और सफ़ेद जाम है, ये दोनों ही वेराइटीज़ किसकी हैं? ये दोनों ही वेराइटीज़ अमरूद की हैं। किसकी हैं? अमरूद की हैं। और हाइब्रिड वैरायटी है, संकर वैरायटी है। क्यों, कौन सी वैरायटी है? हाइब्रिड वैरायटी है। संकर प्रोसेस कैसे करवाया जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए संकर में क्या होता है, सपोज दैट ये स्पीसीज एक है या जाति एक है, और ये स्पीसीज दो है या जाति दो है, स्पीसीज जाति कहते हैं, जाति को कहते हैं। अब देखिए इसका लक्षण, ए वाली का लक्षण ये है कि इसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और जो दूसरी वाली है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन ये दोनों क्या है? ये दोनों ही अलग अलग है। अब हम चाहते हैं कि ऐसे फल का निर्माण करें या ऐसी किस्म बनाएं जिसमें वसा या फैट भी ज़्यादा हो, प्रोटीन भी ज़्यादा हो, इसके वाला जो प्रोटीन है वो भी ज़्यादा हो, और इसके वाला कार्बोहाइड्रेट है वो भी ज़्यादा हो, और ये दोनों ही हमें एक फ्रूट में मिल जाए। तो हम क्या करेंगे? हम हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस करवाएंगे। क्या करवाएंगे? हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, संकरण क्रिया करवाएंगे। संकरण क्रिया में क्या करेंगे? हम इसका मेल पार्ट लेंगे और इसका फीमेल पार्ट लेंगे, ठीक है, इसका मेल फ्लावर और इसका फीमेल फ्लावर। फिर क्या करेंगे? जो मेल होता है उसके पुंकेसर या पोलन ग्रेन्स को यहाँ पर डाल देंगे फीमेल पार्ट पर, या इसी प्रकार से संकरण करवाएंगे। और इन दोनों का क्रॉस करवाने के बाद में जो नई पीढ़ी आएगी वो कैसी होगी? उसमें प्रोटीन के लक्षण भी होंगे और उसमें किसके लक्षण होंगे? कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाएगा। तो इस प्रकार से संकरण क्रिया करवाई जाती है। ये तो मैंने थोड़ा सा 2 लाइन में आपको एक्सप्लेन किया है समझाने के लिए, बाकी ये बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। अलग से जब ब्रीडिंग्स पढ़ेंगे हम तो उसके अंदर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बता चुका हूं मैं, जब ब्रीडिंग पढ़ेंगे उसमें करेंगे, और बाकी इसके ऊपर वाली बात है जो कोहिर जाम और सफ़ेद जाम क्या है? हाइब्रिड वैरायटी है। किसकी है? गुआवा की है। संकर वैरायटी है कोहिर जाम, सफ़ेद जाम। अगला सवाल देखिए जितना ज़्यादा आप लेक्चर अटेंड करेंगे, क्वेश्चन में जल्दी बता दूं आपको, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, उससे आपको फायदा नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अटेंड करिए। आप 4 बात सुनेंगे तो उसमें 2 नए क्वेश्चन और याद होंगे आपको। देखिए अमरूद की कौन सी किस्म सरदार अमरूद कहलाती है? बताइए जल्दी से, सरदार अमरूद कहलाती है। इंग्लिश में भी वहाँ पर सरदार अमरूद ही लिखा हुआ आएगा, SADAR और MAAMRUD, अमरूद। अमरूद की कौन सी किस्म सरदार अमरूद कहलाती है? बताइए जल्दी से, कोहिर जाम, सफ़ेद जाम, L49 या M51। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। बताइए जल्दी से, जिसने इसका जवाब दिया है सी, L49 या L49 बिल्कुल सही जवाब है। जो अमरूद की सरदार अमरूद वैरायटी है वो कौन सी है? वो सरदार अमरूद वैरायटी L49 है। उसको L49 के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए L49 इसको क्यों कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा सुनिए। देखिए क्या होता है कि L का मतलब क्या है? L का मतलब है यहाँ पर लखनऊ से। किससे है? L का मतलब है लखनऊ। अब कहोगे आप सर लखनऊ यहाँ पर कैसे आया? देखिए अब लखनऊ के पीछे की भी मैं आपको बता देता हूँ, प्रोसेस क्या है या कहानी है, जो भी है मैं बता देता हूँ आपको। एक सेकंड थोड़ा सा आप रुकिए।
स्लाइड यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, स्लाइड आगे नहीं जा रही है, मैं बताता हूँ आपको, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, आप स्लाइड आगे नहीं जा रही है, एक सेकंड। जब तक आप इसका बताइए कि ये कोहिर जाम और सफ़ेद जाम है, कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि ये क्या है, बताइए जल्दी से। अभी बताया मैंने कौन सी है, बताइए जल्दी से। शायद वो स्लाइड मिस हो चुकी है, मिल नहीं रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मिल गई, स्लाइड नहीं मिली कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे बताता हूँ। देखिए क्या होता है, अमरूद की कौन सी किस्म सरदार अमरूद कहलाती है, तो L49 कहलाती है। एल का नाम क्या है, एल का मतलब है यहाँ पर लखनऊ से, किससे है, एल का मतलब है लखनऊ से। लखनऊ कहाँ पर है, लखनऊ है हमारा उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर है, लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है। अब वहाँ पर क्या है, लखनऊ क्यों नाम पड़ा इसका, ध्यान से सुनिएगा, कमेंट करना बंद कर दीजिए, एक बार मैं समझाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको एक तीर से दोनों का आपका काम हो जाएगा, दोनों पर निशाना बिल्कुल सही लगेगा, समझ में आएगा। देखिए लखनऊ एक सिटी है, वो है उत्तर प्रदेश के अंदर, और अगर आपसे पूछ ले सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में, सॉरी भारत में सबसे ज़्यादा अमरूद कहाँ पर होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक सिटी है जिसका नाम है लखनऊ। अब लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट का नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। इंग्लिश वालों को समझ में आ गया होगा, हिंदी वालों को नहीं आया होगा। केंद्रीय उष्ण फसल अनुसंधान केंद्र या केंद्रीय शुष्क बागवानी या उष्ण बागवानी अनुसंधान केंद्र। वापस से सुन लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले सुन लीजिए पहले, हिंदी मीडियम वाले सुन लीजिए, केंद्रीय उष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय उष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान, ठीक है। बागवानी का मतलब हॉर्टिकल्चर हो गया, वहाँ पर ये इंस्टीट्यूट है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। वहाँ पर रिसर्च करके इस वैरायटी को निकाला गया है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, L49 या L49 या लखनऊ 49 के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, लखनऊ 49 के नाम से जाना जाता है। अब इस वैरायटी की खास बात भी और सुन लीजिए, इस वैरायटी को क्या कर सकते हैं हम सघन लगा सकते हैं, सघन का मतलब पास पास लगा सकते हैं 1x2 मीटर की दूरी पर। 1x2 मीटर कैसे होगा, एक मीटर का मतलब तो होगा प्लांट से प्लांट की दूरी 1 मीटर, और जो लाइन से लाइन की दूरी होगी वो होगी 2 मीटर। ये भी यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आपने उद्यान के रेखांकन की विधियाँ नहीं पढ़ी है, ऑर्चार्ड मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा होगा तो समझ में आ जाएगा, अगर नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, अलग से लेक्चर ले लेंगे उसका, तो थोड़ा डीप हो जाएगा बहुत ज़्यादा। आप तो बस ध्यान रखिए, सरदार अमरूद क्या है, L49 या L49 या लखनऊ 49 है, और ये लखनऊ से निकली है। लखनऊ में क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब हॉर्टिकल्चर है, या केंद्रीय उष्ण अनुसंधान या उष्ण बागवानी अनुसंधान केंद्र है, वहाँ से इसको निकाला गया है। ये सघन बागवानी वाली किस्म है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, आम का प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है। अब प्रवर्धन का मतलब है, आम नहीं, अमरूद का प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रोपोगेशन मेथड ऑफ गुआवा। प्रोपोगेशन या प्रवर्धन का मतलब बता देता हूँ मैं, क्या होता है, पेड़ या पौधे या ट्री या किसी भी प्रकार का जो जीवित जीव है, जो वनस्पति है, उसके किसी भी वानस्पतिक भाग से, उसके किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से, वानस्पतिक भाग से, वेजिटेटिव पार्ट या वानस्पतिक भाग कौन सा होता है, जड़, तना, फूल, पत्ती, फल सारे हो गए, ठीक है। उसके किसी भी वेजिटेटिव या वानस्पतिक भाग से एक नए पौधे का निर्माण करना, एक नए पौधे को जन्म देना, या एक न्यू प्लांट डेवलप करना, क्या कहलाता है, प्रवर्धन कहलाता है। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया आपको। फिर से समझाता हूँ, देख लीजिए, समझना जरूरी है, हमारी ट्रेन नहीं छूट रही है, आराम से बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्रवर्धन का मतलब क्या होता है, पहले हिंदी में समझिए। हिंदी में ये होता है कि पौधे के किसी भी वानस्पतिक भाग से, जैसे जड़, तना, फूल, पत्ती से, बीज भी उसमें इंक्लूड है, से एक नए पौधे का निर्माण करना प्रवर्धन कहलाता है। अब इंग्लिश में समझिए, इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन में हम क्या करते हैं, एनी पार्ट ऑफ या एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ एनी प्लांट, ए प्लांट लाइक रूट, स्टेम, और फिर उसके बाद में लीफ, फ्रूट, सीड, यानी कि उसके किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से, वेजिटेटिव पार्ट जान गए आप कौन से होते हैं, से एक न्यू प्लांट डेवलप करना, एक नया पौधा विकसित करना, क्या कहलाएगा, प्रवर्धन या प्रोपोगेशन कहलाएगा। हिंदी में प्रवर्धन और प्रसारण भी आ सकता है वहाँ पर, ठीक है।
तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन क्या पूछा है। अब इसमें मेथड्स बताना है आपको, कौन सा मेथड होगा, बीज द्वारा, ढेरीदाब द्वारा, माउंट लेयरिंग द्वारा या ए और बी दोनों द्वारा। बताइए जल्दी से। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी है, बी और सी दोनों द्वारा। अमरूद का प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है, बीज द्वारा, ढेरीदाब द्वारा, माउंट लेयरिंग द्वारा या बी और सी दोनों। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला, बी और सी दोनों, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, जो ढेरीदाब होता है उसको बोलते हैं स्टूलिंग, क्या बोलते हैं, स्टूलिंग बोलते हैं। और जो माउंट लेयरिंग होता है उसको इंग्लिश में भी माउंट लेयरिंग बोलते हैं, हिंदी में भी माउंट लेयरिंग ही बोला जाता है। तो अमरूद का प्रोपोगेशन या प्रवर्धन किससे करेंगे, ढेरीदाब या माउंट लेयरिंग दोनों मेथड से किया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ढेरीदाब या माउंट लेयरिंग। ठीक है, स्टूलिंग आपको इंग्लिश मीडियम वाले बता दूं, वहाँ पर स्टूलिंग भी लिखा आ सकता है हिंदी में, तो आपको स्टूलिंग भी याद रखना है, माउंट लेयरिंग भी याद रखना है और ढेरीदाब भी याद रखना है। अभी इतना ही याद कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा आगे जब पढ़ेंगे तो विस्तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला सवाल है हमारा, अमरूद के पौधों को कितनी दूरी पर लगाया जाता है। अब यहाँ पर पूछा है डिस्टेंस, प्लांट डिस्टेंस पूछी है यहाँ पर, प्लांट की डिस्टेंस बतानी है आपको। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 10 × 10 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 8 × 8 मीटर, सी है 7 × 7 मीटर और डी है हमारा 3 × 3 मीटर। बताइए अमरूद के पौधे को कितनी दूरी पर लगाया जाएगा। फिर जब मैंने कल या परसों पढ़ाया था आपको, तो मैंने एक चीज़ और बताई थी, ऑर्चार्ड मैनेजमेंट या बाग का जब हम प्रबंधन करते हैं तो किस प्रकार से, एक आपको इंटरव्यू वाला क्वेश्चन बताया था आपको। पहले इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इसका जवाब। देखिए, जिसने 7 × 7 मीटर जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो अमरूद के पौधों को हम दूरी पर लगाते हैं वो 7 × 7 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, 7 × 7 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। ठीक है, अमरूद के पौधों को कितनी दूरी पर लगाते हैं, 7 × 7 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। अब 7 क्या है, पहला वाला 7 है प्लांट से प्लांट की दूरी, और दूसरा वाला जो 7 है वो है लाइन से लाइन की दूरी। देखिए, अब जैसे ये आपका खेत है, ये आपका क्या है, ये आपका एक बाग है, क्या है, बाग है, समझिए इसको, ये आपका एक बाग है। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा वहाँ इंटरव्यू में, भगवान आपको एक दिन ऐसी कंडीशन पे पहुँचाएगा, आप कृषि सहायक अधिकारी बनोगे या सहायक अधिकारी बनोगे, इंटरव्यू देने जाओगे, तो वो पूछेगा आपको एक बाग लगाना है, आपको बाग लगाना है, आपको अमरूद का बाग लगाना है या सपोज दैट आपको आम का बाग लगाना है। आप पहली लाइन में पहला पौधा कितनी दूरी पर लगाओगे। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आम के पौधे को कितनी दूरी पर लगाते हैं, तो आम के पौधे को लगाया जाता है 10 मीटर की दूरी पर। फिर उसके बाद में दूसरा फंडा क्या होता है, दूसरा फंडा ये होता है कि जब भी हम बाग लगाते हैं तो पहली लाइन का जो पहला पौधा होता है वो हमेशा आधी दूरी पर ही लगाया जाता है। तो वो आपसे पूछेगा फिर कि कितनी दूरी पर लगाओगे, तो वो आपको ये नहीं पूछना जा रहा है कि आपको ये पता है या नहीं पता है, वो सीधा आपसे आंसर मांगेगा, तो वहाँ पर आपको सीधा आंसर देना है 5 मीटर। फिर वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा, उसने 10 का आधा करके 5 मीटर बताया है, दैट मीन्स ही इज़ या शी इज़ ए इंटेलिजेंट गर्ल एंड ए बॉय। ठीक है, तो आप सारी ऐसे ही हो, इंटेलिजेंट हो, तो समझ गए, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपके, ताकि आगे आपको समस्या नहीं आए। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला है 7 × 7 मीटर, बिल्कुल सही जवाब है। आम का पूछ ले तो आम का 10 × 10 मीटर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमरूद के पौधे की कौन सी बाहर के फल लिए जाते हैं। अब देखिए, बाहर आपको बाहर नहीं है, ये बाहर है, ये वाला बाहर नहीं है, ये बाहर है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। अब देखिए, बाहर मैं आपको बता देता हूँ बाहर क्या होता है, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए, उसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो एक बार रुकिए, बता देता हूँ मैं आपको। इसकी जो स्लाइड है वो लास्ट में है। देखिए, बाहर का नाम, बाहर आम में 3 होती है, सॉरी अमरूद में 3 होती है, मृग बहार, हस्त बहार और अम्बे बहार। अब ये बाहर क्या होती है पहले तो ये समझ लीजिए। बाहर का मतलब ये होता है, एक अनार के अंदर भी होती है बाहर और एक अमरूद के अंदर, इन 2 के अंदर ही होती है। इनमें क्या होता है कि एक साल के अंदर 3 बार फूल आ जाते हैं, इनमें एक साल के अंदर 3 बार फूल आ जाते हैं। एक वर्ष यानी 12 माह के अंदर 3 बार फूल आ जाते हैं, 3 बार फ्लोवरिंग हो जाती है। देखिए कब कब होती है, मृग बहार जब चालू होगी तो जून जुलाई में फूल आ गए इसके, फिर उसके बाद में अक्टूबर नवंबर में आ जाएंगे, फिर वापस से फरवरी मार्च में आ जाएंगे। ठीक है, फिर मार्च के बाद में अप्रैल मई छोड़ के जून में वापस से आ जाते हैं। तो एक साल में कितनी बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं। तो 3 बार तो हम उत्पादन ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि प्लांट एक है, 3 बार एक साल में 3 बार उत्पादन देगा, तो 3 बार उत्पादन देगा तो
उपज की जो गुणवत्ता रहेगी, जो हमारा प्रोडक्शन रहेगा, उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज तो होगी जब लोड पड़ेगा एक पेड़ पर या एक किसी चीज़ पर लोड पड़ता है कि आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, इस चीज़ को आप जानते हो। अब हमें तो क्वालिटी अच्छी चाहिए, तो अब हम क्या करते हैं, बाहर को कंट्रोल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे ही मृग बहार में फूल आए, उन फूलों को झाड़ दिया। झाड़ने का केमिकल कौन सा होता है, उसकी मात्रा कितनी होती है वे भी बताऊंगा अभी आपको। तो क्या करते हैं, जैसे ही मृग बहार स्टार्ट हुई, उनके जो फ्लावर्स थे उन फ्लावर्स को हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया। तो फिर उसके बाद में फल नहीं आएंगे उसमें। अक्टूबर में फल, जब फूल ही नहीं है तो फल कहाँ से आएंगे। फिर वापस से क्या होगा, फिर अक्टूबर दिसंबर में फूल नहीं आए, जब फल नहीं बने तो फिर अक्टूबर नवंबर में क्या हो जाएगा, वापस से फूल आ जाएंगे। फिर अब उन फूलों को क्या करेंगे, अगर अब मैं वो क्रॉप लेनी है तो रखेंगे, वरना उनको वापस से झाड़ देंगे। फिर जो फरवरी मार्च में फ्लावर आएंगे, फिर उनकी क्या करेंगे, उनको हम क्या कर लेंगे, नहीं झाड़ेंगे, उनसे हम क्या ले लेंगे, उपज ले लेंगे। तो अगर आपसे राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए तो राजस्थान में हम जो फ्लावर या जो क्रॉप लेते हैं वो कौन सी लेते हैं, मृग बहार लेते हैं। जब जून जुलाई में इनमें फूल आ जाते हैं तो इन फूलों को झाड़ते नहीं हैं और इनसे क्या होने देते हैं, इनसे हम फल विकसित होने देते हैं। क्या होने देते हैं, फल विकसित होने देते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, जब नेक्स्ट टाइम आता है और जब फल विकसित होने के बाद में फिर कुछ समय बाद में फिर से जब फूल आते हैं तो उन फूलों को हम क्या कर देते हैं, झाड़ देते हैं। अक्टूबर नवंबर वाले जो अक्टूबर नवंबर के बाद में जो फ्लावरिंग होती है उनको भी हम खत्म कर देते हैं और नेक्स्ट फरवरी मार्च वाले को भी हम क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। वो खत्म कैसे करते हैं वो हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ये आपको बाहर अगर आपको कंप्लीट समझ में नहीं आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट करना, नेक्स्ट अलग एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको अनार और अमरूद दोनों की बहार बताएंगे। ठीक है, बहार सीधा सीधा देखिए, बेसिकली एक बार फिर से थोड़ा सा समझाऊंगा आपको। बहार का मतलब होता है एक साल में 3 बार फूल आना, 3 बार फ्लावरिंग आना। 3 बार जब फ्लावरिंग होगी तो फ्रूटिंग भी 3 बार होगी। लेकिन 3 बार फ्रूटिंग कब होगी, जब फ्लावर विकसित होगा तभी तो होगा। तो फ्लावर को विकसित ही नहीं होने देते हैं। विकसित क्यों नहीं होने देते हैं, क्योंकि अगर 3-3 बार हम उपज लेंगे तो 3-3 बार उपज लेने से क्या हो जाएगा, उपज की गुणवत्ता होगी या जो हमारी प्रोडक्शन है उसकी जो क्वालिटी होगी वो गिर जाएगी। अमरूद अच्छा नहीं बनेगा, छोटा रह जाएगा, कच्चा रह जाएगा। तो उस कंडीशन में हम 3 की जगह क्या करते हैं, एक बार ही फ्लावर्स को रखते हैं और उनसे प्रोडक्शन लेते हैं और ये ही ट्रीटमेंट बहार ट्रीटमेंट कहलाता है। देखिए, अब जो बाकी क्वेश्चंस रह गए थे उनको डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद में करेंगे बाकी वाली बात जो है। ये वाला क्वेश्चन था हमारा, अमरूद के पौधे की कौन सी बहार के फल लिए जाते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा मृग बहार। क्या हो जाएगा, मृग बहार के फल लिए जाते हैं। इंग्लिश में भी इसको मृग बहार ही बोलेंगे। तो अमरूद के पौधों को कौन सी बहार के फल लिए जाते हैं, मृग बहार के फल लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अब यहाँ पर पूछा है, अब वो तो ठीक है, वो क्वेश्चन ठीक ठाक थे, लेकिन अब इम्पोर्टेंट तो ये क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा है कि अमरूद में बहार नियंत्रण के लिए कौन सा रसायन उपयोगी है, विच केमिकल इज ट्रीटेड बाय, या बहार इज ट्रीटेड बाय विच केमिकल, कौन सा केमिकल इस्तेमाल में लेंगे। ऑप्शन नंबर ए है हमारा NaA, ऑप्शन नंबर बी है हमारा IAA, ऑप्शन सी है IBA और ऑप्शन नंबर डी है हमारा सभी। बाहर का ट्रीटमेंट करना है, कौन सा केमिकल उपयोग में लोगे, बताइए जल्दी से। नेफ्थलीन, ऑप्शन नंबर जो पहला है वो है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, बी है हमारा एसिटिक एसिड एंडोल एसिटिक एसिड, सी है हमारा एंडोल ब्यूटारिक एसिड और डी है हमारा उपरोक्त सभी। बताइए इसका जवाब, फिर आपको बताऊंगा इनसे रिलेटेड सारी जानकारी। देखिए, जो जिसने इसका जवाब दिया है NaA, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, वेरी गुड। नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का उपयोग किस लिए किया जाता है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का उपयोग किया जाता है विशेष रूप से जो फ्लावर ट्रीटमेंट होता है, फूलों को जब झड़ाया जाता है या फूलों को जब डिस्ट्रॉय करना होता है या जब फूल झड़ रहे हैं, उन झड़ने वाले फूलों को रोकना है, तो उसमें क्या करते हैं हम NaA का उपयोग करते हैं, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का उपयोग हम करते हैं। अगर आपको रूट डेवलपमेंट के लिए बोल दें, जड़ों के विकास के लिए कौन सा हम इस्तेमाल करेंगे, पादप वृद्धि नियामक हार्मोन, ये हार्मोन से सारे, तो जड़ों के लिए कौन सा करेंगे, एंडोल ब्यूटारिक एसिड, कौन सा करेंगे, एंडोल ब्यूटारिक एसिड करेंगे। और फूलों के लिए कौन सा करेंगे, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड करेंगे। तो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड की जब हम कम मात्रा डालेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, कम मात्रा के अंदर तो आपका जो फूल है वो अच्छा खिलेगा और उनकी संख्या भी ज़्यादा होगी। लेकिन जब आपने ज़्यादा मात्रा में डाल दिया तो ज़्यादा मात्रा में डालने पर क्या होगा, जितने भी फूल हैं वो सारे जड़ जाएंगे। और बाहर नियंत्रण का मतलब क्या होता है, बाहर नियंत्रण का मतलब ही हमारा उद्देश्य क्या है, फूलों को क्या करना है, हटाना है, डिस्ट्रॉय करना है, ताकि आगे जो आने वाले फूल हैं वो अच्छे हों और हमें उपज भी अच्छी प्राप्त हो।
थोड़ा सा बाहर वाला जो ट्रीटमेंट थोड़ा सा क्रिटिकल है, आपको एक बार में समझ में हो सकता नहीं आए, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, अलग से एक वीडियो बनाएंगे उसमें आपको यही सब डिस्कस करेंगे। तो इसका ध्यान रखना, आपको बाहर नियंत्रण इतना सा याद रखना है। बाहर नियंत्रण किस में करेंगे? बाहर नियंत्रण अमरूद में करेंगे नेफ्थलीन एसिटिक एसिड से। अब इसकी मात्रा देख लीजिए कितनी होती है। अगर आपसे मात्रा पूछ ले अमरूद में बाहर नियंत्रण के लिए नेफ्थलीन एसिटिक एसिड की मात्रा होगी, तो वो मात्रा बताइए कितनी होगी, बताइए जल्दी से मात्रा। जिसने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है 600 ppm। अब जिसको ppm भी नहीं पता है वो भी बता देता हूँ। देखिए वहाँ पर कई बार ppm की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। क्या होता है? पार्ट पर मिलियन होता है। और नेफ्थलीन एसिटिक एसिड की बात करें तो आपको जब मात्रा पूछी जाती है तो वो मात्रा कितनी हो जाएगी? वो मात्रा हो जाएगी 600 मिलीग्राम, 600 मिलीग्राम। मिलीग्राम या ppm एक ही बात होती है, ठीक है। उसको बस उसको इंक्लूड कर दिया, उसकी यूनिट अलग बना दी, ठीक है। तो 600 जब 600 ppm मात्रा डालेंगे हम तो क्या हो जाएगा? जो फूल होंगे वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और हमें यही करना है। अगर इससे कम मात्रा डालेंगे हम 20 या 30 ppm डालेंगे तो क्या होगा? जो फ्लावर्स हैं वो ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे, ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे, उनमें उनका साइज़ बड़ा होगा और उनसे फ्लावर्स भी, फूल भी क्या हो जाएंगे? अच्छे बनने लग जाएंगे। तो ये कंडीशन हमें नहीं करनी है क्योंकि हमें आगे आने वाली क्रॉप लेनी है, इसीलिए। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट है अमरूद में बाहर नियंत्रण के लिए कौन सा रसायन उपयोग लिया जाता है? अब देखिए पहले मैंने बताया था नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, लेकिन एक रसायन और भी है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। बताइए जल्दी से, यूरिया, फास्फोरस, पोटाश या फिर डाई अमोनियम फास्फेट। बताइए जल्दी से, अमरूद में बाहर नियंत्रण के लिए कौन सा रसायन लेंगे? एक तो मैंने बता दिया है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। कौन सा है? नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है। अब नेक्स्ट आपको बताना है यूरिया है, फास्फोरस है, पोटाश है या डाई अमोनियम फास्फेट है। देखो जिसने यूरिया जवाब दिया है कोई बात नहीं, गलत जवाब दे दिया कोई दिक्कत नहीं है, यूरिया वैसे इसका सही जवाब है। लेकिन जो स्टूडेंट गलत जवाब देते हैं वो अपने आप को ऐसा ना करें कि यार मेरे को गलत हो गया, और गलत देने के बाद आप उसको कमेंट को जब डिलीट करते हो ना तो वो डिलीट करने की कोई दिक्कत नहीं है, डिलीट मत किया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अमरूद में बाहर नियंत्रण के लिए कौन सा रसायन इस्तेमाल में करते हैं? अमरूद में बाहर नियंत्रण के लिए जो हम रसायन इस्तेमाल करते हैं वो यूरिया करते हैं। यूरिया ऑप्शन में नहीं है तो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपके सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अमरूद की उपज प्रति हेक्टर बतानी है आपको। अमरूद की उपज बतानी है आपको, प्रति हेक्टर उपज कितनी होती है अमरूद की? बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। 40 से 50 किलोग्राम प्रति पेड़, 10 से 15 किलोग्राम प्रति पेड़, 20 से 30 किलोग्राम प्रति पेड़, 5 से 7 किलोग्राम प्रति पेड़। फिर आपको बताएंगे कि कैसे आपको इसको इंक्लूड करना है या इसको कन्वर्ट करना है। देखो आपको प्रति पेड़ की अगर आपको याद है उपज तो आप आराम से निकाल सकते हो। उपज को बोलते हैं इंग्लिश में ईल्ड। क्या बोलते हैं? ईल्ड बोलते हैं। तो आपको प्रति हेक्टर ईल्ड बतानी है। अगर 1 हेक्टर में आपको पूछ ले कि कितना एरिया होता है तो 10,000 मीटर स्क्वायर। अगर एकड़ पूछ ले तो 2.47 एकर्स, ठीक है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि बीघा कितना होता है तो कहीं 4.5 होता है, कहीं 6.5 होगा। अपने राजस्थान में वैसे 4.5 ही होता है बीघा। जो न्यू स्टूडेंट हैं अगर उनको जानकारी पसंद आई तो लाइक कर दीजिए जल्दी से और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखो इसकी जो उपज होगी, ईल्ड होगी, वो होगी 40 से 50 किलोग्राम प्रति पेड़। कितनी होगी? 40 से 50 किलोग्राम प्रति पेड़। अब आप कहोगे कि सर अगर हमें वहाँ पर प्रति हेक्टर पूछ लिया तो हम कितना देंगे जवाब? देखो अब उसको कैसे निकालना है, उसके लिए आपको 2 चीज़ ध्यान होनी जरूरी है। देखिए अगर आपको एक पेड़ के ऊपर ध्यान है तो अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आम को बाग में जो लगाते हैं वो कितनी दूरी पर लगाते हैं और 1 हेक्टर में उसके कितने पौधे होते हैं। तो सपोज डेट 1 हेक्टर में हो रहे हैं उसके 500 प्लांट या 500 पेड़, तो 500 को इससे इंटू करोगे, जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1 हेक्टर की पूरी उपज आ जाएगी। और उसको आप क्या कर सकते हो, उसको टन में कन्वर्ट करके या किलोग्राम में पूछा है तो किलोग्राम में कन्वर्ट करके जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन में उपलब्ध होगा, वो ऑप्शन में वहाँ पर अवेलेबल रहेगा, उससे आप मिक्स करके आंसर दे देना। बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान होनी चाहिए, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अमरूद को बाग में जब लगाते हैं, ऑर्चार्ड के अंदर जब लगाते हैं तो वो कितनी दूरी पर लगाते हैं। तो 7 × 7 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। उससे आप कैलकुलेशन करके कुल पेड़ों की संख्या निकाल लेना। कुल पेड़ों की संख्या निकालने का भी सूत्र है, वो हम जब दूसरी क्लास पढ़ेंगे जिसमें हम ऑर्चार्ड मैनेजमेंट पढ़ेंगे उसमें आपको डिस्कस करवाऊंगा मैं सारी। तो इसका जवाब हो जाएगा 40 से 50 किलोग्राम प्रति पेड़। अगला सवाल देखिए क्या है। बहुत अच्छे बच्चे हैं सारे, सबने क्लास अटेंड की है, फिर भी स्टूडेंट कम है, बढ़ नहीं रहे हैं। थोड़े इस क्लास को शेयर करो ताकि स्टूडेंट ज़्यादा आए करें। क्लास खत्म होने के बाद सबसे निवेदन है
क्लास खत्म होने के बाद सबको मैं बोल रहा हूँ, एक तो कमेंट करके बताना है आपको क्लास कैसी थी, अच्छा कमेंट करना, सब अच्छे कमेंट करते हैं, आज भी आपको अच्छा कमेंट करना पड़ेगा, रोज़ के रोज़ अच्छा कमेंट किया करें। और दूसरी बात ये है कि प्लीज़ इसको शेयर करें, क्लास को शेयर करोगे तभी तो जो संख्या है वो बढ़ेगी, संख्या बढ़ती नहीं तो फिर मेरा मन नहीं करता पढ़ाने का। अमरूद में पत्तियों की सिकुड़न किस तत्व की कमी से होती है? अब देखो, पत्तियों की सिकुड़न का मतलब होता है लीफ स्कॉर्चिंग। जो अमरूद होता है, गुआवा के अंदर लीफ स्कॉर्चिंग जो कंडीशन होती है, लीफ स्कॉर्चिंग जो डिजीज होती है वो किसके कारण होती है? विच एलिमेंट? जस्ता, बोरोन, कार्बन या फिर पोटेशियम? बताइए जल्दी से, अमरूद में पत्तियों की सिकुड़ने के लिए किस तत्व की कमी होती है? जस्ता, बोरोन, कार्बन या फिर पोटेशियम? जिसका जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जस्ते को हम जिंक के नाम से भी जानते हैं और इसको Zn से इंडिकेट किया जाता है, Zn से इसको इंडिकेट किया जाता है, जिंक भी बोलते हैं और जस्ता भी बोलते हैं। तो जैसे ही जस्ते, मिट्टी के अंदर जस्ते की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमारी पत्तियां क्या हो जाएगी, सिकुड़ना प्रारंभ हो जाएगी, जिसको लीफ स्कॉर्चिंग बोला जाता है या फिर लीफ कर्ल भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरूद में म्लानी को बोलते हैं इंग्लिश में विल्ट डिजीज या विल्ट रोग किससे होता है? अमरूद में म्लानी रोग किससे होता है? कवक से, जीवाणु से, वायरस से या फिर प्रोटोजोआ से? बताइए, अमरूद में म्लानी रोग किससे होता है? कवक से, जीवाणु से, वायरस से या प्रोटोजोआ से? कवक, जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ। विल्ट डिजीज ऑफ गुआवा इज ड्यू टू, विल्ट डिजीज ऑफ गुआवा इज ड्यू टू, जिसने इसका जवाब दिया है कवक, बिल्कुल सही जवाब है। किससे होगा? कवक से होगा। अगर आपको कवक का नाम पूछ ले, वैसे इतना डीप नहीं पूछेंगे तो कवक का नाम बता देता हूं मैं, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम PVCDI के द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम PVCDI के द्वारा। अगर आपको जानना है तो कमेंट करना, मैं कमेंट में आपको इसका दे दूंगा, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? कवक के द्वारा होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल क्या है, अमरूद में म्लानी रोग किस प्रकार की मृदाओं में होता है? लवणीय में, क्षारीय में, उदासीन में या फिर कोई नहीं? बताइए जल्दी से। लवणीय का मतलब होता है एल्केलाइन, क्षारीय का मतलब होता है सेलाइन और उदासीन का मतलब होता है हमारा डे न्यूट्रल। बताइए जल्दी से, एल्केलाइन, सेलाइन, एल्केलाइन और डे न्यूट्रल, बताइए किस प्रकार की मृदाओं में होगा? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला, क्षारीय, बिल्कुल सही जवाब है। एल्कलाइन सॉइल में होगा, किस में होगा? एल्कलाइन सेलाइन सॉइल में होगा। अमरूद में जो होगा वो किस में होगा? सेलाइन सॉइल के अंदर विल्ट डिजीज पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला सवाल है हमारा, अमरूद के बाग में मृदा सुधारक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? अब देखिए यहाँ पर पूछा है कि जो सोइल को हम ट्रीटमेंट करते हैं, जो हमारा गुआवा का ऑर्चार्ड होता है उसमें सोइल ट्रीटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? जिप्सम के द्वारा किया जाता है, चूना, बोरेक्स या फिर कोई नहीं? बताइए जल्दी से, जिप्सम, चूना, बोरेक्स या फिर कोई नहीं? अमरूद के बाग में मृदा सुधारक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? जिसने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है जिप्सम, बिल्कुल सही जवाब है। जिप्सम के द्वारा ही करते हैं हम, जिप्सम के द्वारा क्या करते हैं? मृदा को सुधारते हैं। क्यों जिप्सम मृदा को क्यों सुधारता है? देखिए आगे वाली स्लाइड में बताता हूं आपको। देखिए जिप्सम का सूत्र पहले समझिए, जिप्सम को क्या बोलते हैं हम? CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O, ठीक है। इसमें दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। इसमें कितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं और इसके अंदर कैल्शियम और सल्फर, ये दो तत्व पाए जाते हैं। दो प्रकार के तत्व कौन कौन से होंगे? कैल्शियम और सल्फर। अगर आपको कैल्शियम की मात्रा पूछे तो 29.5% कितनी होगी? 29.5%, और सल्फर की पूछे तो 18.6%, ठीक है। जिप्सम के अंदर पूछ ले कौन कौन से तत्व, क्योंकि ये ही एक ऐसा है इसमें पाए जाते हैं ये तत्व है, जबकि DAP फर्टिलाइजर है। DAP को मिक्स जानबूझकर किया जाता है, इसकी बात अलग है। DAP और ये अलग अलग चीज़ें, ध्यान रखना। तो जिप्सम में पूछ ले तो कैल्शियम और सल्फर दोनों ही पाए जाते हैं, कैल्शियम 29% और सल्फर 18%, ठीक है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समय देता हूँ मैं आपको। वैसे मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा ये सभी स्लाइड्स, अगर फिर भी लेना चाहते हो तो ले लीजिए। जल्दी से 5 सेकंड का समय है आपके पास, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बस क्लास थोड़ी सी और बची है,
3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, वो आपको मदद करेंगे। बस फिर खत्म करते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक अमरूद कहाँ पर होता है? तो मैंने अभी बताया था राजस्थान में सबसे अधिक अमरूद कहाँ पर होता है, उदयपुर के अंदर होता है। आरसीए फार्म पर इस पर अनुसंधान कार्य भी किया जा रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, ये बाहर वाला मैं बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट है हमारा, अमरूद किस प्रकार की मिट्टी में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है? बलुई दोमट में, रेतीली दोमट में, क्षारीय मृदा में या अम्लीय मृदा में? बताइए जल्दी से, अमरूद किस प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है? बलुई दोमट, ऑप्शन नंबर ए बलुई दोमट। अब बलुई दोमट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लोमी सॉइल। कौन सी सॉइल बोलेंगे? लोमी सॉइल बोलेंगे। तो जो पूछ ले आपको कि विच टाइप ऑफ सॉइल इज सूटेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुआवा, तो क्या हो जाएगा? सॉइल का नाम आ जाएगा लोमी सॉइल या बलुई दोमट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। नेक्स्ट बस इतना ही था। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ दे रखी है आपको, ये बार बार पूछी जाती है, इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान से एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। 2 मिनट और रुकोगे, बस 2 मिनट की क्लास और है, फिर खत्म करेंगे इसको। ठीक है, अर्का मूल्य है, ठीक है, हरिजा है, पंथ प्रभा है, MPUAT-GA फर्स्ट। कहाँ से निकली है ये? MPUAT-GA फर्स्ट, ये उदयपुर से निकाली गई है। RC जो कॉलेज है वहाँ से विकसित की गई है। दूसरा है MPUAT-G2, ये भी वहाँ से निकली है। तीसरी है इलाहाबाद सुर्ख, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है इलाहाबाद सफेदा, फिर है सरदार अमरूद L49, बताया था मैंने अभी आपको, फिर है चित्रीदार, फिर उसके बाद में है ललित। ललित का क्या होता है? गुलाबी गूदा होता है। फिर है हफ्सी, हफ्सी का क्या होता है? लाल कलर का गूदा होता है। और यहाँ पर स्पेशल मैंने लिखा है एप्पल कलर। वो एप्पल कलर स्पेशल मैंने क्यों लिखा है, देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर आपको एक सवाल दिया जाता है, सपोज दैट एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो आप, पंखा चल रहा है ऊपर और नीचे बैठे हो, पंखे की आवाज़ आ रही है, टर 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 आवाज़ आ रही है। अब नीचे आप बैठे हो और आपका सामना एक ऐसे क्वेश्चन से होता है, और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है? क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एप्पल कलर किसकी किस्म है, या फिर एप्पल कलर इज ए वेराइटी ऑफ। अब आपने ये वेराइटी इससे पहले कभी सुनी नहीं। आपके ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको ऑप्शन नंबर 1 दिया जाता है आपको आम, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया जाता है एप्पल यानी कि सेव। वहाँ पर वो सेव नहीं लिखता है, वो जानबूझकर हिंदी में भी इसी प्रकार से एप्पल लिख देता है। तीसरा ऑप्शन आपको दिया जाता है अमरूद, और चौथा ऑप्शन आपको दिया जाता है कपास, भिंडी, या कोई और ऐसा उटपटा सा देता है वो कि आप सोचते हो कि यार ये तो हो ही नहीं सकता। तो सीधा आपका पहला नहीं और दूसरा ऑप्शन जो आपका एप्पल दिखते हो, आप देखते हो, उस पर जाता है और आप जल्दी जल्दी में अपने होशो आवाज़ खो बैठते हो और उस एप्पल को क्या कर देते हो? टिक कर देते हो। और वहीं आप एक माइनस नंबर की खोज करते हो, आपके माइनस सवाल हो जाता है वो, और आपने जो 1 नंबर कमाया हुआ होता है वो गवा बैठते हो, उल्टा 3 कमाने के बजाय 1 गवा बैठते हो। तो ये एप्पल कलर वैरायटी जो है ये अमरूद की है बेटा, ये अमरूद की है, एप्पल की नहीं है। तो ये ट्रिक कैसी लगी आपको ये भी बताना। साथ में ये आज की क्लास धमाकेदार क्लास कैसी थी ये भी बताना, कमेंट करके बताना कि क्लास अच्छी थी, बुरी थी, किस प्रकार से आपको समझ में आया, नहीं आया। और प्लीज़ जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों को ही मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, प्लीज़ इसको शेयर करना। शेयर नहीं करते हो आप, प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर करना इसको। और न्यू स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब करना। और शेयर करने के लिए मैंने प्लेस बता दी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, कहीं पे भी इसको शेयर करिए और नीचे टैगलाइन लिखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास, कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। शाम को ठीक 8:30 बजे मिलेंगे बायोलॉजी की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। घर पर रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए, लेकिन घर पर ही रहिए, बाहर तो कोरोना है।